दोस्तों, मैं 1 महीने से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, उसके लिए सॉरी। अब से डेली रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लालच का पाप। बिफोर होंग सन छत की पूजा खत्म होने के बाद इंसानों का मिला जुला गठबंधन आपस में ही लड़ने लगा। लिंग का इंसानी रूप इतना सुंदर था कि कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाया। सबको लगा कि जो भी उसे पाएगा वही पूरी धरती पर राज करेगा। इस लालच में आकर सबने अपनी वादों और नियमों को तोड़ दिया, जिनमें यह भी शामिल था कि मंजिल पर पहुंचने तक कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। ऑलिव ने जांगी से कहा, अगर केओस इस अनमोल चीज को हमारे साथ बांट दे तो हम सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दुनिया के भले के लिए है, इसलिए मना मत करना। बातें भले ही मीठी थीं, पर हकीकत में तीनों गुट और म्यूटेंट्स ने जांगी को चारों ओर से घेर लिया था। यहां से निकलने का एक ही रास्ता था, पानी के नीचे वाला सीक्रेट टनल। उन्हें जांगी की पावर्स का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने एस्केप का कोई चांस नहीं छोड़ा। ऑलिव के बाएं हाथ में डेड सी स्क्रोल्स थे और वह उसे खोलकर पढ़ रहा था। अगर उसने उसका पावर इस्तेमाल किया तो उसकी ताकत ब्लैक बिशप जैसी हो जाएगी, और उसके साथ प्लूटो और ओडिन भी थे, जिनकी शक्ति 34,000 पॉइंट्स तक पहुंच गई थी दूसरी अवेकनिंग के बाद। ये लोग इतने ताकतवर थे कि किसी भी देश को हिला सकते थे। जांगी के पास सैलाडिन था, पर कूटिन किंगडम सबसे कमजोर टीम थी। अगर यह किंगडम जगह के हिसाब से काम नहीं करता तो जांगी को तो लीड करने का मौका भी न मिलता। ऊपर से वो पहले वाले भ्रष्ट पहाड़ की लड़ाई में घायल था और अभी भी ओडिन से अकेले ही लड़ने की कोशिश कर रहा था। जांगी को एक साथ 2 ब्लैक बिशप लेवल म्यूटेंट्स का सामना करना था, और बाकी यूनिट्स में भी कई इलीट वॉरियर्स थे, जैसे ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के सन और मून एंजल्स, जो साथ मिलकर लड़ते तो बिशप जैसे बन जाते। अगर जांगी ने उन्हें हल्के में लिया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती। जांगी ने अपने हाथों में बेहोश लिंग को देखा। लिंग ने मामन को सील करने में अपनी आखिरी ताकत झोंक दी थी। अब वो लड़ नहीं सकती थी। ऑलिव और बाकियों को यह दिखा और तभी वो आगे बढ़कर जांगी पर दबाव डालने लगे ताकि वह लिंग को उनके साथ बांटे। जांगी ने ठंडी मुस्कान दी और कहा, क्या तुम सोचते हो कि इससे मैं हार मान लूंगा? ऑलिव ने फिर कोशिश की, केओस, तुम्हारे योगदान को कोई नहीं भूलेगा, पर यह ट्रेजर सिर्फ तुम्हारे पास नहीं रह सकता। यह मानव जाति का भविष्य है। उधर ओडिन के हाथ में इटर्नल स्पीयर गूमर तैयार हो चुका था, सिल्वर का 2 मीटर लंबा लाइटनिंग भाला जो अपने टारगेट को लॉक कर लेता था और फिर कोई एस्केप नहीं होता। ऑलिव बोला, हमें अपने ही साथियों पर हमला नहीं करना चाहिए, पर लालच से मत बहको, यह बाकी सबके लिए गलत होगा। जांगी ने आंखें नीची कर लीं। लालच का पाप, हाँ, बहुत सही नाम है। अब समझ आया कि मामन ने कहा था कि इंसान भी ड्रेयर्स जैसे होते हैं। पर जांगी ने एक हाथ से लिंग को संभालते हुए सबकी तरफ उंगली उठाई, मैं मना करता हूं। और तभी माहौल टेंस हो गया। अब मॉरल वैल्यूज की कोई अहमियत नहीं रही। अगर जांगी मना करता है तो हमला होगा ही होगा। शैरन ने कहा, केओस, तुम हमें मुश्किल में डाल रहे हो। हमें तुम्हें ट्रेजर के साथ जाने नहीं दे सकते। पीछे 9 सिर वाला सांप हथियारों के साथ तैयार था। 3 सिरों वाला हेल हाउंड आग से जल रहा था। स्टिक्स, अंडरवर्ल्ड का देवता, अपनी नदी को बुला रहा था किसी को निगलने के लिए। नाइट गॉडेस ने अंधेरे की चादर फैला दी थी, जो पूरी दुनिया को कालेपन में डुबोने को तैयार थी। तीनों म्यूटेंट सेनाएं एक साथ खड़ी हो गईं और जंगी व सलादिन को घूरने लगीं। अब कोई बातें बची नहीं थीं। यह लड़ाई अब सिर्फ पावर और फायदे की थी। जांगी की शैडो चारों ओर फैल गई और वॉल्ट शैडो ट्रूप सामने आ गई। अंकल यू भारी आर्मर में था और बॉडी पर लगे फायरिंग होल्स खुले थे। लू कैरन ने स्नो अलमेक्का उड़ाया और सभी दुश्मनों को लॉक कर लिया। फैटी सू और लियांग यू ने भी अपने हथियार निकाले और मुकाबले के लिए तैयार हो गए। वो कम संख्या में थे, पर अगर जांगी कहता तो वो बिना सोचे लड़ते। लाइचोंगोंग और वर्मिलियन बर्ड ने भी जांगी का साथ दिया। ब्लैक टॉर्टस ने कहा, मैं जमीन पर उतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन यह उसकी मॉडेस्टी थी। उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर और रीपर्स ऑफ लव थे। वो खुद एक चलता फिरता वॉरशिप था।
उसकी दूर से की गई डार्क लाइट कैनन फायरिंग ही दुश्मन की पूरी आर्मी के लिए खतरा थी। सैलाडिन के पास सिर्फ क्राउन प्रिंस अमीर और सेज हालात थे। मिडिल ईस्ट की सेनाएं इस मिशन में बाकी से पीछे थीं, पर सैलाडिन ने कभी जांगी का साथ छोड़ने की नहीं सोची। प्यूपिल ऑर्गेनाइजेशन और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के बीच विचारों का झगड़ा था, इसलिए उनका साथ रहना इम्पॉसिबल था। जांगी की टीम संख्या में सिर्फ 1/3 थी। ओडिन अपने 8 पंखों वाले पेगासस पर बैठा थंडर स्पीयर हाथ में लिए बोला, केओस, बेकार की कोशिश मत करो, उस शरीर को हमें सौंप दो, फिर हम यूसेज राइट्स की बात कर सकते हैं, वरना तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी हम नहीं दे सकते। उसने भाला घुमाते हुए कहा, हमारी ताकत देखो, क्या तुम हमसे लड़ पाओगे? तभी एक ठंडी और तीखी आवाज गूंजी, ओह रियली? ये यांग शिंगशिन की आवाज थी, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। मैं केओस हूं, मैं किससे डरूं? इस मिशन की शुरुआत से ही सबने देखा था कि जांगी के साथ एक बहुत ही होशियार मिलिट्री एडवाइजर था। ब्रॉन्ज पिलर फॉर्मेशन को तोड़ते समय खास तौर पर यांग शिनशिन ही थी जिसने रणनीति दी थी। हालांकि किसी को नहीं पता था कि यांग शिनशिन की ताकत कितनी है, लेकिन कोंगी के आसपास कोई बेकार इंसान कभी नहीं होता। यांग ने एक काला एक्सोस्केलेटन बैटल आर्मर पहना हुआ था, जो जांगी की टीम में डीमन गॉड आर्मर के बाद सबसे ताकतवर था। जांगी की तरह यांग भी क्लोज कॉम्बैट में एक्सपर्ट नहीं थी। उसे ब्रूट स्ट्रेंथ से लड़ने का तरीका बचकाना और बेकार लगता था। उसका मानना था कि असली ताकत दिमाग में होती है, क्योंकि दिमाग ही तय करता है कि जीत किसकी होगी। इसलिए जांगी ने उसके लिए यह खास आर्मर डिजाइन करवाया था। वो आगे बढ़ी और अपने सफेद पत्थर जैसे हाथ हवा में फैलाते हुए बोली, तुम सोचते हो कि तुम संख्या में ज्यादा हो तो तुम जीत जाओगे? अब देखो। इतना कहते ही उसके पीछे से गहरा काला धुआं उठने लगा। पूरे आसमान में डार्क क्लाउड्स छा गए और फिर एक बहुत ही डरावना एंजल पपेट सामने आया। वो एंजल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे फाड़कर दोबारा किसी खून में भीगे हुए धागे से सिल दिया हो। उसकी स्किन काली और सफेद थी, जैसे किसी मरे हुए खिलौने की। उसी काले धुएं से जेड जैसे सफेद हाथ निकले और उन्होंने पपेट को बहुत से थ्रेड से कंट्रोल करना शुरू किया। कौन है? तभी उस भारी धुंध में से तेज हवा चली और उसी एंजल पपेट के अंदर से 6 आकृतियां बाहर निकल आईं। ये सभी यांग शिनशिन को पार करते हुए उसके सामने इस तरह खड़ी हो गईं जैसे जांगी और बाकी सभी के लिए एक अजेय दीवार बन गई हो। हर एक फिगर करीब 5-6 मीटर ऊंचा था और मोटे सिल्वर व्हाइट आर्मर में पूरी तरह लिपटा हुआ था। उनके शरीरों पर एक काली पतली सी थ्रेड भी थी जो उन्हें पीछे के धुएं से जोड़ रही थी। ऑलिव, ओडिन, शैरन और बाकी सभी का चेहरा देखते ही बदल गया। ये वुल्वान एम्पायर के सिल्वर आर्मर जनरल्स हैं। हाँ, बिल्कुल सही। ये वही 6 सिल्वर आर्मर्ड वॉरियर्स थे जिन्हें यांग शिनशिन ने पहले ही कंट्रोल कर लिया था। उसने उन्हें मारा नहीं था, बस अपनी पपेट स्ट्रिंग से उनका पूरा कंट्रोल ले लिया था। टान यू पैलेस से लौटने के बाद सिर्फ जांग यी नहीं बदला था, यांग की ताकत भी अब बहुत आगे जा चुकी थी। अब वो एक साथ 6 पपेट्स को चला सकती थी, और वो भी लंबे समय तक। उसकी सफेद उंगलियां हल्के से कांपीं और नियमों जैसी इनविजिबल थ्रेड्स इन 6 जनरल पपेट्स को कंट्रोल कर रही थीं। लड़ाई जो अभी तक पूरी तरह से एक तरफा लग रही थी, अब बैलेंस हो गई थी। ये सभी ब्लैक चैरियट लेवल वॉरियर्स थे, यानी ऐसे फाइटर्स जो सैकड़ों लड़ाइयों में हिस्सा ले चुके थे। और वुल्वन क्लान का शरीर तो वैसे भी इंसानों से ज्यादा ताकतवर होता है। टॉप लेवल फाइटर जांगी को छोड़ भी दें तो भी इन वॉरियर्स की मौजूदगी से जांगी की सेना की ताकत दोगुनी हो गई थी। वुल्वान एम्पायर यहां कैसे आ गई और ये जांगी के साथ क्यों है? कार्डूस हैरान था। उसने इन लोगों से नफरत की थी क्योंकि वुल्वान एम्पायर ने कभी कोलंबस ओशन फ्लीट को तबाह कर दिया था, पर अब वही लोग जांगी की अलाइज बन चुके थे। नहीं, ध्यान से देखो कार्डिलस, कनेलो बोला। ये लोग अब अपने आप में नहीं हैं, इन्हें कंट्रोल किया गया है। केओस के पास जो छोटी लड़की है वही ये सब कर रही है। ऑलिव की आंखें चमकने लगीं। वुल्वान एम्पायर की मौजूदगी ने उसके पुराने शक को साफ कर दिया। तो वो लोग जो हमें छुपकर मार रहे थे वही वुल्वान म्यूटेंट्स थे। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। जब सी ट्राइब यहां पहुंच सकती है तो और एलियन रेसेस भी आ सकती हैं। ऑलिव ने गुस्से से जांगी की ओर उंगली उठाते हुए कहा, तुम पहले से सब जानते थे। तुमने वुल्वान एम्पायर वालों को मारा भी,
फिर भी ऐसे एक्ट किया जैसे कुछ पता ही नहीं। सबको आपस में शक में डालकर अपने लिए मौका बना लिया, है ना? रुको। ओडिन की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके दिमाग में सारे पीसेस आपस में जुड़ने लगे। अगर ये सब सच है तो ये सब उसी का प्लान था। इसी वजह से वो मामन के दिल में अकेला घुसा, इसलिए उसे कोई डर नहीं था। अब किसी को कुछ समझने में देर नहीं लगी। जांग यी ने हमेशा दूसरों को आगे भेजा, खुद कभी खतरे में नहीं पड़ा। वो हमेशा कॉशियस रहता था। अब जाकर सब समझे कि उसने शुरुआत से ही सब प्लान किया हुआ था। तुम पहले से जानते थे कि ई हैंड ट्राइब का शरीर यही है, इसलिए तुमने हमसे जुड़ने का बहाना किया? ओडिन ने पूछा। हां, जांगी हंसा, वो भी तिरस्कार से। तो क्या अब फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कहता हूं? लड़ाई तो होनी ही है। जवाब देने का सबसे सही तरीका अब केवल लड़ाई है। ओडिन ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में मौत की आग जलने लगी। ठीक है, अब लड़ते हैं, लेकिन यह मत समझना कि कुछ ब्लैक चैरियट लेवल पपेट्स तुम्हें बचा लेंगे। हम बहुत हैं, तुम सबका सामना कैसे करोगे? बिशप लेवल म्यूटेंट्स ही किसी युद्ध का असली नतीजा तय करते हैं। चिक्स पपेट्स सिर्फ ओडिन जैसे एक लेवल के फाइटर को रोक सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जंगी ने सलाडिन से कहा। सलाडिन, अगली लड़ाई अब आपकी। सलाडिन चौंक गया। केओस और आप? जंगी ने सामने खड़े सारे बिशप लेवल म्यूटेंट्स की ओर देखा। ऑलिव, ओडिन, प्लूटो, इनसे मैं खुद लड़ूंगा। सलाडिन का मुंह खुला रह गया। क्या आप अकेले इन तीनों से लड़ेंगे? ये सब बहुत ही खतरनाक म्यूटेंट्स थे, 2 ब्लैक बिशप और एक व्हाइट बिशप। जांगी चाहे ब्लैक बिशप लेवल तक पहुंच भी गया हो, फिर भी ये बहुत रिस्की था। बस मुझे छोड़ दो। जांगी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने डीमन गॉड आर्मर को एक्टिवेट कर दिया। उसने एनर्जी फर्नेस में एक रेड एनर्जी क्रिस्टल डाला। बूम! जैसे ही क्रिस्टल एक्टिवेट हुआ, फर्नेस जल उठा और आर्मर में भयंकर एनर्जी भर गई। जोंगी का आर्मर लाल रंग में चमकने लगा। इन्फिनिट कॉफिन! उसने हाथ उठाया और एक के बाद एक विशाल डिमेंशनल गेट्स खुल गए। वो गेट्स उसे और तीनों बिशप लेवल म्यूटेंट्स को एक बहुत बड़े अलग स्पेस में ले गए। वो जगह अब सिर्फ उनके लिए थी, जहां अब सिर्फ लड़ाई होगी। सबसे ताकतवर हथियार जैसे ही जांगी ने आगे बढ़ने का फैसला किया, उसने खुद ही 3 बिशप लेवल म्यूटेंट्स को अपने साथ एक अलग जगह में बंद कर दिया। इन्फिनिट कॉफिन अब एक बड़ा एरिया बन चुका था, इतना बड़ा कि वो पूरी तरह से एक बैटलफील्ड बन गया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जांगी इतना बड़ा रिस्क लेगा और इन तीनों से अकेले लड़ने की कोशिश करेगा। पर अगर सिर्फ एनिमी की संख्या देखें तो वो 3 नहीं थे, बल्कि 7 थे। प्लूटो की पावर ऐसी थी कि वो अपनी 5 अलग अलग पर्सनालिटीज को बाहर निकाल सकता था। ये पांचों अलग अलग सोचते थे, पर उनका आपस में स्पिरिचुअल कनेक्शन था, इसलिए वो पांचों बॉडीज को पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ चला सकता था। इस वजह से प्लूटो किसी भी ऑर्डिनरी ब्लैक बिशप लेवल म्यूटेंट से कई गुना ज्यादा खतरनाक था। उसकी मल्टीपल एबिलिटीज की वजह से उसके पास कोई ऑब्वियस कमजोरी नहीं थी। जंगी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर हमें कैजुअलिटीज कम करनी है तो ये लड़ाई फास्ट और डिसाइसिव होनी चाहिए। भले ही उस पर 5 लोगों की नजरें थीं, पर जिंगी के चेहरे पर डर का एक भी भाव नहीं था। ऑलिव ने हल्के से एक सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में ठंडापन जरा भी कम नहीं हुआ। केओस, ये रास्ता तुमने खुद चुना है, हमें ब्लेम मत करना, लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ उस ट्रेजर को हासिल करना है जो किसी एक के पास नहीं रह सकता। ऑलिव के हाथ में जो किताब थी, उसके पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। उसमें से एक डिवाइन पावर बाहर आई और सफेद रोशनी में एंजल जैसे विंग्स फैल गए। भगवान ने कहा, रोशनी हो, और तभी ऊपर से डिवाइन लाइट उतरी और ऑलिव को पूरी तरह घेर लिया। अब उसका रोब गायब हो चुका था और उसकी जगह वो सिल्वर आर्मर पहन चुका था, जिसमें सोने की चमक थी। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का आर्कएंजल माइकल और नाइट्स टेम्पलर का लीडर आर्नल्ड ऑलिव अब अपनी असली ताकत दिखा रहा था। दूसरी तरफ अंधेरे की देवी निक्स ने हाथ उठाया और पूरे आकाश में अंधेरा छा गया। जांगी के दोनों हाथों पर ब्लैक मिस्ट फैल गई थी। अब वो कुछ भी देख नहीं सकता था, लेकिन उसे रोशनी की क्या जरूरत? मेरे पास आंखों से बेहतर चीज है। जंगी ने खुद ही बाहर की सारी रोशनी को ब्लॉक कर दिया,
ताकि कोई इल्यूजन उसे कंफ्यूज ना कर सके। उसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की, सेकंड हैंड ऑफ टाइम और स्पिरिचुअल डोमेन, जो कि इंसानों की सबसे पावरफुल स्पेस एबिलिटी थी। इन दोनों स्किल्स की मदद से वो अपनी आंखों के बिना भी पूरे बैटलफील्ड को महसूस कर सकता था। अब ओडिन ने अपना थंडर स्पीयर हवा में उठाया। यह भाला डिस्ट्रक्शन का सिंबल था। आओ देखते हैं कि तुम्हारी डिफेंस कितनी मजबूत है। उसने इटर्नल स्पीयर को पूरे जोर से फेंका। वो भाला बिजली की तरह आसमान को चीरता हुआ सीधे जांगी की ओर गया। लेकिन जांगी की एवरीथिंग अंडर हेवन टेक्निक एक्टिवेट हो गई। कई डिमेंशनल गेट्स उसके चारों ओर खुल गए और उस स्पीयर को निगल गए। भाला गायब हो गया, जैसे किसी कीचड़ में पत्थर गिर गया हो। ओडिन चौंक गया। ये एबिलिटी तो बहुत ही अनोइंग है। भले ही ये एक्सपेक्टेशन में था, पर हमला फेल होने से उसकी रेपुटेशन को धक्का लगा। ऑलिव ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने धीरे से एक मंत्र बोला और अपने दाएं हाथ से एक फ्लेमिंग होली सोर्ड निकाली। जजमेंट डे। सब कुछ अब खत्म होगा। हर एक चीज का न्याय होगा। जो भगवान में विश्वास नहीं करते वो नरक में गिरेंगे। उसने अपनी फ्लेमिंग सोर्ड से जांगी के स्पेस गेट्स पर वार किया। जजमेंट डे की आग बहुत तेज थी। वो सब कुछ जला सकती थी, यहां तक कि जांगी के डिमेंशनल गेट्स को भी। जांगी ने देखा कि उसके गेट्स अब लाल आग से जलने लगे थे। ये एबिलिटी सच में भयानक है। जजमेंट डे सिर्फ एक आग नहीं थी, वो एक रूल एबिलिटी थी। यानी अगर कोई चीज इस दुनिया में दिख रही है, वो जल सकती है, कोई एक्सेप्शन नहीं। अब स्टिक्स, अंडरवर्ल्ड का देवता, सामने आया। उसने हाथ उठाया और उसके पैरों के नीचे से एक ब्लड रेड रिवर बाहर निकली। उस नदी में मरे हुए आत्माएं चिल्ला रही थीं, हाथ फैलाकर जिंदा लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। ओडिन ने ठंडी आवाज में पूछा, तुम 3 ब्लैक बिशप लेवल फाइटर्स से अकेले लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम सच में खुद को अनस्टॉपेबल मानते हो? जांगी ने ओडिन की तरफ देखा। उसकी नजरों में अजीब सा लुक था। ओडिन की ताकत? मैं उसे सीरियस ही नहीं लेता। उसे साथ लाया हूं ताकि बाहर मेरी टीम को एडवांटेज मिल सके। अगर मैं इतना ही नाइव होता तो अब तक 1000 बार मर चुका होता। मैं गेम चीट का इस्तेमाल करता हूं। जांगी ने कभी भी बिना प्लानिंग के कोई लड़ाई नहीं की थी। वो कभी भी कोई ऐसी लड़ाई नहीं करता था जिसका आउटकम अनसर्टन हो। डेड सी स्क्रोल से वो बाहर की फेथ पावर को कितना अब्सॉर्ब कर सकता है, यह भी पक्का नहीं था। इसलिए उसने अपना अल्टीमेट वेपन निकाला, लिंग का शरीर। हां, लिंग पूरी तरह एग्जॉस्टेड थी, पर जांगी को याद था उसका बॉडी खुद में एक टॉप लेवल ह्यूमनॉइड वेपन था। अब जांगी ने एग्जैजरेटेड अंदाज में एक्ट किया। उसने लिंग के पैरों को पकड़ा और सामने आने वाले हर अटैक की तरफ जोर से फेंका। क्या? हे भगवान! सभी चौंक गए। वो बॉडी कोई साधारण शरीर नहीं था। वो एक एंशिएंट गॉड लेवल सिविलाइजेशन का नाइट था। थोड़ा तो रिस्पेक्ट दिखाओ। बूम! जिंगी ने लिंग को लिटरली एक हथियार की तरह पकड़ा और उसके शरीर को अटैक्स पर दे मारा। चाहे जजमेंट डे की आग हो या अंडरवर्ल्ड की ब्लड रिवर, उस शरीर पर कोई असर नहीं पड़ा। वो बॉडी इतनी मजबूत थी कि एक भी खरोंच नहीं आई। किसी मायने में लिंग का बॉडी डकर टाइटन जितना ही ताकतवर था। आज मैं दिखाऊंगा कि ये ट्रेजर कितना ताकतवर है। अब जांगी ने लिंग को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसे एक शील्ड और एक हथियार दोनों की तरह इस्तेमाल करते हुए वो तीनों की तरफ सीधा दौड़ा। तीनों म्यूटेंट्स के चेहरों पर पहले आत्मविश्वास था, अब चिंता आ गई थी। कैओस, तुम कोई मॉन्स्टर हो। जांगी हंसा। मैं क्या हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? ले लो टेस्ट मेरी सीक्रेट वेपन का। अब बैटल अपने पीक पर थी। तीनों बिशप लेवल म्यूटेंट्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। शैरन ने अपने दांत भींचते हुए सोचा कि वह अपने बिशप लेवल वाले म्यूटेशन शरीर के जरिए लिंग की बॉडी छीन सकता है। लेकिन जैसे ही जांगी ने लिंग को उसकी ओर फेंका, शैरन ने बस अपनी बाहों से बचाव किया और उसका शरीर ऐसे उड़ा जैसे कोई टिड्डी कार से टकरा गई हो। वह बहुत दूर जाकर गिरा। अगर शैरन ने अपनी फिस्ट विंड तकनीक से तुरंत ब्रेक न लगाया होता तो वह सीधा जांगी के बनाए हुए डायमेंशनल स्पेस में गिर जाता। शिरान, जो एक सोल मेंटोर था, चिल्लाया, सभी लोग सावधान रहो, कोने में मत धकेले जाओ। ये जो दीवारें दिखती हैं असल में दीवारें नहीं हैं। ये तो जंगी के डायमेंशनल स्पेस के दरवाजे हैं। एक बार अंदर गए तो हमारी किस्मत उसी के हाथ में होगी।
शिरान की बात सुनकर सबको समझ आ गया कि जंगी का जाल कितना खतरनाक है। कोलंबिया ने जंगी पर जो जानकारी इकट्ठी की थी वो सही साबित हो रही थी, पर जंगी को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। वो सीधा गॉडेस ऑफ नाइट निक्स की तरफ दौड़ पड़ा। दूसरी तरफ ओडिन ने दो भयानक थंडर स्पीयर उठाए। एक का नाम था गुनगिर और दूसरे का निधौग, और उन्हें दूर से ही जांगी पर फेंक दिया। लेकिन जांगी ने पलट कर देखा तक नहीं। दोनों हथियार सीधा उसके डायमेंशनल स्पेस में समा गए। ओडिन हैरान रह गया। उसका चेहरा हार की शर्म से भर गया था। अगर हमला थोड़ा भी कमजोर हो तो जंगी के एब्सोल्यूट डिफेंस के सामने वह कुछ भी नहीं। उधर दो ब्लैक बिशप अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, क्योंकि चंग यी उनका पीछा कर रहा था। उनके पास कोई उपाय नहीं बचा था, क्योंकि जंगी के हथियार बहुत ही खतरनाक थे। यहां तक कि जब वो मृत अवस्था में होते तब भी वो टॉप लेवल की शील्ड जैसे काम करते थे। एक व्हाइट बिशप भी था, लेकिन वो तो जैसे था ही नहीं। उसका होना न होना बराबर था। बाहर की दुनिया में भी जोरदार लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अब केवल सैलाडीन ही ऐसा म्यूटेंट था जो बिशप लेवल पर था। जब उसने देखा कि सांगी अकेले ही इतने दुश्मनों को इन्फिनिट कॉफिन में पछाड़ रहा है तो वो चौंक गया। तभी उसे जंगी की योजना की असली गहराई समझ आई। सैलाडीन की बॉडी 2 आयामी 2D हो गई और उसके चारों ओर पारे जैसा काला साया फैल गया। उसी से ढेरों शैडो असैसिन्स अंधेरे से निकलकर अलाइड फोर्सेस पर टूट पड़े। क्यूटिन एम्पायर से ज्यादा लोग नहीं आए थे, लेकिन ग्रुप बैटल में वो भारी पड़ रहे थे। सैकड़ों शैडो असैसिन्स ने दुश्मन सेना पर बहुत बड़ा दबाव बना दिया। तभी 2 आवाजें आईं, हमारा सामना करो महामहिम सलाडिन। ये थे नाइट्स टेम्पलार के 2 डिप्टी कप्तान, मिडलिन एंजल ऑफ द सन और सीरियल एंजल ऑफ द मून। दोनों के हाथों में पवित्र तलवारें थीं और वो सीधा सलाडीन की ओर बढ़े। उनका कॉम्बो अटैक सन एंड मून डबल विल डांस सबसे घातक था। मूनलाइट पूरे आकाश में फैली और एक मरकरी जैसी दलदली जगह बना दी, जिसमें सैलाडीन की गति बहुत धीमी हो गई। मूनलाइट के असर से मिडलिन की ताकत और भी बढ़ गई। उसके पीछे 36 पंख निकल आए, बिल्कुल सफेद मोर की तरह, बेहद सुंदर। उसके माथे पर बहुत सारी आंखें भी उगाईं, लेकिन वो डरावनी नहीं थीं, बल्कि दिव्य और आध्यात्मिक लग रही थीं। मिडलिन ने चंद्र प्रकाश पर सवार होकर अपनी पवित्र तलवार उठाई और सीधा सैलाडीन पर झपट्टा। सैलाडीन की आंखें सिकुड़ी और वो खुद परछाई में बदल गया। उसने चलाया शैडो ब्लेड, एक ऐसी कटिंग स्ट्राइक जो इतनी पतली थी कि अणुओं को भी काट सकती थी। मिडलिन सतर्क था। उसके शरीर पर मूनलाइट की सुरक्षा थी और उसकी तलवार पर सूरज की रोशनी का ज्वाला जैसे प्रकाश था। सन चेजर। तलवार घुमाकर उसने अग्नि जैसे ऊर्जा से एक विशाल अग्निनाग बनाया जो शैडो ब्लेड से टकरा गया। दोनों हमलों के ऊर्जा शरीर टकराकर नष्ट हो गए और कुछ पल के लिए जीत हार का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। सैलाडीन की आंखों में सराहना की चमक आ गई। उसने सिर हिलाकर कहा, मैं अब अपनी पूरी ताकत में नहीं हूं, लेकिन तुम दोनों ब्लैक चैरियट लेवल पर होते हुए भी इतनी शक्ति दिखा रहे हो, यह काबिले तारीफ है। मिडलिन और सीरियल हवा में तैर रहे थे। अब वो सिंक्रोनाइज हो चुके थे। उनका मन और आत्मा एक हो गए थे। सैलाडीन की बात सुनकर दोनों ने एक साथ कहा, धन्यवाद महामहिम, लेकिन हमारी लड़ाई अभी शुरू हुई है। और तभी उन्होंने एक और घातक हमला शुरू कर दिया। इस युद्ध भूमि पर अब हर शक्तिशाली योद्धा के सामने एक प्रतिद्वंद्वी था। वुवान एम्पायर के 6 सिल्वर जनरल्स के जुड़ने से युद्ध और जटिल हो गया, लेकिन अलाइड फोर्सेस के पास अधिक हाई लेवल म्यूटेंट्स थे। कार्डुस ने दूर खड़ी यांग शिनशिन को जोंगशान माउंटेन पर देखा और कोalition फोर्सेस से बोला, वो लंबी बालों वाली लड़की दुश्मन की कमांडर है, उसे पहले खत्म कर दो, फिर वुल्वान एम्पायर के लोग कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और दुश्मन की रणनीति बिखर जाएगी। कर्टिला की बात सुनकर सभी ने यांग शिनशिन की तरफ देखा। सही में वह सीधे लड़ाई में हिस्सा नहीं ले रही थी, बल्कि पूरे युद्ध का संचालन कर रही थी, म्यूटेंट्स की भूमिका तय कर रही थी। फ्लावर और ले यांग यांग उसके साथ खड़े थे, लेकिन उनकी सेना दबाव में थी, इसलिए बहुत ज्यादा लोग उसकी सुरक्षा में नहीं थे। कनेलो ने कार्टिलस से कहा, तुम उस बिल्ली को ललचाओ, मैं स्नाइपिंग का काम संभालता हूं। कनेलो की गन बेहद तेज और ताकतवर थी। वो दुश्मन की 70% डिफेंस को भी नजरअंदाज कर सकती थी।
वो अकेला था जो 10 किलोमीटर दूर से बिना आवाज किए हमला कर सकता था। कार्डस हंसा और बोला, बढ़िया आइडिया। लेकिन फिर उसने गंभीरता से कहा, पर उस लड़की को मारने की हिम्मत मत करना। उन्हें पता था कि इस युद्ध का मकसद सिर्फ इतना था कि जांगी लिंग की बॉडी पर अधिकार न कर सके। लेकिन कोई भी जांगी को गुस्सा नहीं करना चाहता था। जांगी एक वर्ल्ड क्लास म्यूटेंट था, और अगर वो बेकाबू हो गया तो अंजाम सोच पाना भी नामुमकिन था। कनेलो बोला, चिंता मत करो, मैं उसकी खोपड़ी में गोली मारूंगा, पर मारूंगा नहीं, बस बेहोश करूंगा। जैसे ही लड़ाई खत्म होगी, केओस के साथ आए मेडिकल म्यूटेंट उसे ठीक कर देंगे। कार्टिलस ने अपनी गर्दन घुमाई, बोला, ठीक है, तो फिर देर किस बात की। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और बिजली की रफ्तार से माउंट जोंगशान की ओर भागा। मुझे कवर दो, कार्टालस ने अलाइड फोर्सेस को कहा और सीधा यांग शिनशिन की तरफ दौड़ पड़ा। लियांग यू, अंकल यू और बाकी लोगों ने उसे देखा, पर अभी वो कोई मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे खुद युद्ध में फंसे हुए थे। इस समय मैदान में मौजूद हर योद्धा अपने अपने दुश्मनों में उलझा हुआ था। लेंग यू का सामना हो रहा था असगार्ड के लोकी बैरेट थॉमस से। दोनों पहले भी लड़ चुके थे, मगर तब दोनों की ताकत सीमित थी। अब लोकी पूरी ताकत में था और उसके पास 25,000 पॉइंट्स की जबरदस्त ताकत थी। ये लियांग यू के लिए बड़ा खतरा था। शिनशीन की सुरक्षा करो, लियांग यू ने सभी को वॉइस चैनल में आदेश दिया। फ्लावर ने जोर से दहाड़ लगाई और अपने विशाल शरीर से यांग शिनशीन को ढक लिया। उसकी आंखों में आग थी और वह कार्डलस को घूरते हुए उसके सामने उड़ गया। उसके दांत बाहर निकले हुए थे और वह बहुत खतरनाक लग रहा था। आजा जरा, बिल्ली के बच्चे। कार्टिलस हवा में उड़ गया। उसने दोनों हाथ फैलाए और उनमें जेलेटिन जैसा तरल जमा हुआ, जो जल्द ही 2 बड़े पारदर्शी गोले बन गए। ये था सुपर प्राइमोडियल वाटर, एक ऐसा तरल जो बेहद जहरीला था, और अगर कोई म्यूटेंट इसे छू भी लेता तो उसका शरीर पिघल सकता था। कार्टिलस ने दोनों गोले फ्लावर की तरफ गोली की तरह फेंके। फ्लावर ने अपना खून जैसा लाल मुंह खोला और काली ऊर्जा से हाई एनर्जी पार्टिकल कैनन्स दागे, जिससे वो दोनों गोले बीच में ही फट गए। फिर उसने कार्टिलस पर पलटकर हमला किया, मगर कार्टिलस की बॉडी इल्यूजन जैसी हो गई और वह बेहद तेजी से किनारा कर गया, जिससे फ्लावर के सारे हमले बेकार हो गए। कार्टिलस ने मौका देखकर नीचे की तरफ गोता लगाया और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके अंदर की ताकत एक लेजर बीम में बदल गई और सीधा यांग शिनशिन की ओर जा निकली। कार्टिलस का जन्म से टैलेंट बहुत ऊंचा नहीं था, इसीलिए उसने प्रोफेसर डा विंची की सलाह पर अपनी बॉडी में मॉडिफिकेशंस कराए थे, यहां तक कि अंकल यू से भी ज्यादा। फ्लावर ने अपनी पूरी ताकत से यांग शिनशिन को ढक लिया। बूम बूम! 2 लेजर बीम फ्लावर की बॉडी पर गिरी और उसके कवच से हरे धुएं की मोटी परत उठी। कार्टिलस ने भौहें तानी। फ्लावर लड़ने नहीं, बस शिनशिन की रक्षा करने आया था। इस तरह तो कानेलो को स्नाइपिंग का मौका ही नहीं मिलेगा, कार्टिलस ने सोचा और अपने हमले और जोरदार कर दिए। बिल्ली के बच्चे, तू एक साथ मेरी लड़ाई और उसकी रक्षा नहीं कर सकता। कार्टिलस सीधे जहोंग शॉन माउंटेन के नीचे आकर हरिकेन की तरह घूमने लगा। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसके ढेरों रूप बन गए। असली कौन है, यह समझना मुश्किल था। फ्लावर वहीं स्थिर खड़ा रहा, मगर उसकी आंखें हर दिशा में घूम रही थीं। एक बिल्ली के लिए यह कार्टाइलस की चाल कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर उसे यांग शिनशिन की रक्षा भी करनी थी, इसलिए वो कोई बड़ा हमला नहीं कर पा रहा था। कार्टाइलस अचानक हर दिशा से फ्लावर पर हमला करने लगा। बूम बूम बूम! कई सुपर प्राइमोडियल वाटर फ्लावर पर लगे और उसकी लोहे जैसी सख्त फर तक गलने लगी। रोआर! फ्लावर ने गुस्से में दहाड़ मारी, लेकिन वो सही से पलटवार नहीं कर पा रहा था। तब यांग शिनशिन ने शांति से कहा, फ्लावर जाओ। फ्लावर ने बस एक नजर उसकी तरफ डाली, हल्की सी गूंज निकाली और बिना झिझक कार्टिलस पर झपट पड़ा। वो यांग शिनशिन का पाला हुआ था, उसका हर आदेश समझता था। कार्टिलस फ्लावर को अपनी ओर आता देखकर खुशी से झूम उठा। प्लान सफल हो गया। कनेलो, अब तेरी बारी है। फ्लावर जैसे ही कार्टिलस पर कूदा, यांग शिनशिन की सुरक्षा में खाली जगह बन गई। 13 किलोमीटर दूर कनेलो पहले से स्नाइपर लेकर तैयार बैठा था। इतनी दूरी इंसान की आंखों से देख पाना नामुमकिन था, मगर कनेलो ब्लैक चैरियट लेवल म्यूटेंट था और उसके पास परफेक्ट स्नाइपर स्किल्स थीं।
उसने एवरीथिंग पेनिट्रेट्स तकनीक इस्तेमाल की। स्नाइपर की क्रॉस हेयर्स यांग शिनशिन के माथे पर टिकी थीं। उसे बस इतना करना था कि उसे बेहोश करना है, जान नहीं लेनी। थोड़ा आराम कर ले छोटी बच्ची। कनेलो ने ट्रिगर दबाया। एक काली रोशनी निकली, इतनी पतली कि जैसे हवा में एक लाइन बनी हो, सीधी यांग शिनशिन के माथे तक पहुंची। कनेलो को पूरा यकीन था कोई नहीं था जो उस गोली के रास्ते में आए। ड्यांग! मगर तभी वो गोली अचानक रुक गई। यांग शिनशिन शांत खड़ी थी, बैटलफील्ड को देख रही थी। जैसे ही गोली उसके सिर से थोड़ी दूरी पर रुकी, वो जमीन पर गिर गई। यांग शिनशिन ने बस हल्के से नीचे देखा। उसका चेहरा एकदम शांत था। फिर उसने सिर उठाया और कहा, युद्ध जारी रखो। कनेलो दंग रह गया। क्या? ये कैसे हुआ? उसने तो सोच लिया था कि गोली सिर पार कर देगी, मगर वो बीच में ही रुक गई। उसके अनुसार यांग शिनशिन सिर्फ एक जनरल थी, एक मास्टरमाइंड। उसकी खुद की डिफेंस पावर ज्यादा नहीं थी। तभी उसने देखा, यांग शिनशिन ने अपना दायां हाथ उठाया, जैसे कोई सेनापति अपनी पूरी सेना को आदेश दे रहा हो। अब से जो हवा तुम सांस लोगे वो तुम्हारी ताकत बढ़ा देगी, तुम्हारी शक्ति और शरीर दोनों को तेज करेगी। ये आवाज उनके सभी सहयोगियों के स्मार्ट डिवाइस में गूंजी। एक ही पल में लियांग यू, फैटी सू, अंकल यू, सबकी आंखें लाल हो गईं। ये तो जबरदस्त एहसास है, चलो लड़ते हैं। दुश्मन चौंक गए। उनके सामने वाले म्यूटेंट्स एकदम से जंगली जानवर जैसे बन गए, ज्यादा ताकतवर, तेज और आक्रामक। यांग शिनशिन ने धीमे से कहा, मैटिक वायरस एक्टिवेट हो गया। अध्याय 2065। वायरस जो फिजिकल दुनिया में फैल गया। टानू पैलेस से लौटने के बाद जंग यी और यांग शिनशिन दोनों के अंदर गहरा बदलाव आया। ये बदलाव सीधे ताकत में नहीं दिखे, बल्कि उन्होंने अपने लिमिट्स को तोड़ दिया था। जंग यी ने मामन और 4 नाइट्स की लड़ाई देखकर ब्लास्फेमी का पाप सीख लिया। यह सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि उसने अपनी सीमाएं तोड़ दी थीं। अगर सिर्फ सुपरनैचुरल पावर्स की बात करें तो यांग शिनशिन शायद जंग यी से भी आगे निकल सकती थी। बस उसमें लड़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब उसने मन लगाया तो उसकी ताकत सच में चौंकाने वाली निकली। माइमेटिक वायरस एक अपग्रेडेड वर्जन है ट्रोजन हॉर्स इम्प्लांटेशन का। ट्रोजन हॉर्सेस फिजिकल वर्ल्ड की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीजों को बदल सकते हैं। वो इस दुनिया के बेसिक नियमों में घुसपैठ कर लेते हैं। माइमेटिक वायरस इस पर आधारित एक नई एबिलिटी थी। पहले स्टेज में ट्रोजन हॉर्स इम्प्लांट होता है और दूसरे स्टेप में वो वर्ल्ड के रूल्स को बदल देता है। इस वायरस से जो भी चीजें प्रभावित होती हैं वो कॉग्निटिव लेवल पर बदल जाती हैं, यानी वो चीजें खुद को कुछ और समझने लगती हैं। यांग शिनशिन हवा को झर या एनर्जी ड्रिंक में बदल सकती थी। वो खाली जगह में इनविजिबल बैरियर्स भी बना सकती थी। असल में वो स्पेस को ही यकीन दिला देती थी कि वहां एक दीवार है। कुछ नहीं से कुछ बना देना, ये तो भगवानों की ताकत होती है। यांग शिनशिन ने उन रूल्स को बदल दिया जो खुद भगवानों ने बनाए थे। जैसे ही उसने बुलेट को देखा, उसे पता चल गया कि सामने कौन है। दुनिया में सिर्फ 2 लोग ही ऐसी लॉन्ग रेंज स्नाइपर ताकत रखते थे, एक जंग यी और दूसरा कोलंबिया का नेवी कमांडर कनेलो द पियर्सर। यांग शिनशिन ने अपनी जगह नहीं बदली क्योंकि वो पूरे बैटलफील्ड की कमांडर थी। पीछे से कनेलो ने उसे निशाना बनाया, लेकिन उसकी माइमेटिक बैरियर को कनेलो भी पार नहीं कर सका। कार्डस और कनेलो का जॉइंट स्नाइपर प्लान फेल हो गया था, लेकिन अब यांग शिनशिन सबकी नजरों में आ गई थी। उसके साथ थी ली यांग, जो अपनी कमजोर ताकत की वजह से उसे बचा नहीं सकी। उसे खुद पर शर्म आई। तभी कुछ सफेद कपड़ों में लोग यांग शिनशिन की तरफ उड़ते हुए आए। ये थे ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के नाइट्स टेम्पलार। कार्डुस ने पहले ही सबको बता दिया था कि सबसे पहले यांग शिनशिन को खत्म करना जरूरी है। उनका लीडर था ग्रैंड नाइट, एंजल ऑफ पनिशमेंट, सिमल। उसके पास था एक बहुत बड़ा सुपरनैचुरल बो, जिससे वो आसमान की तरफ सिल्वर एरोज छोड़ता है। होली जजमेंट 6 पॉइंटेड स्टार। ये एरोज आकाश में उड़कर पैराबोलिक शेप में गिरते हैं, ठीक यांग शिनशिन और ली यांग पर। ली कुछ करने ही वाली थी, लेकिन यांग शिनशिन की शांति देखकर रुक गई। उसे लगा ये अटैक उससे नहीं टकराएगा, और ऐसा ही हुआ। सिमल का एक तरफा बैरियर, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था, वो भी उसकी माइमेटिक ताकत से टूट गया। यांग शिनशिन ने बस अपनी एक उंगली उठाई और कहा,
अगर मैं तुम्हारी दीवार को यह यकीन दिला दूं कि वो बहुत फ्रैजाइल है तो वो खुद ही टूट जाएगी। अध्याय 2066। माइमेटिक वायरस का असर। यंग शिनशिन ने अपने हाथ ऊपर उठाए जैसे भगवान सब कुछ कंट्रोल करता है, और तब आसमान मोज़ेक जैसा दिखने लगा, जैसे गेम का ग्राफिक टूट रहा हो। वायरस अब सिर्फ सोच नहीं, फिजिकल वर्ल्ड में भी घुस चुका था। मोज़ेक पैटर्न फैलकर पूरे आसमान को ढक चुका था, और फिर इन पैटर्न से निकले ब्लैक मोज़ेक एरोज, जिन्हें कहा गया माइमेटिक एरोज। उसने हल्के से नीचे हाथ दबाया और सारे एरोज बहुत तेजी से नीचे गिरने लगे। ये दिखने में खतरनाक नहीं लग रहे थे, लेकिन म्यूटेंट्स को इन एरोज से डर लग रहा था। सभी बचने लगे, लेकिन जांग यी की टीम को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये वायरस उनके लिए पॉजिटिव इफेक्ट लाता था। नाइट्स टेम्पलर ने अपने होली शील्ड्स उठाए, लेकिन एरोज उन शील्ड्स को पार करते हुए उनके शरीर में घुस गए, और बिना किसी फिजिकल डैमेज के उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया। उनमें से एक चौंक गया, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं सांस क्यों नहीं ले पा रहा? कॉम्बैट सूट की ऑक्सीजन सप्लाई भी काम नहीं आई। वो बेहोश हो गया। ऐसा ही और भी म्यूटेंट्स के साथ हुआ। वायरस ने उनकी सांसों के रूल्स बदल दिए थे। अब ऑक्सीजन सीधे कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती थी। यांग शिनशिन चाहती तो उनकी बॉडी को पॉइजन भी मानने पर मजबूर कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने किसी को मारा नहीं, बस टेम्परेरी बेहोश किया। बैटलफील्ड का पूरा फ्लो अब उसकी टीम की तरफ झुक गया था। बाकी म्यूटेंट्स अभी भी कंफ्यूज थे। ये कौन सी एबिलिटी है? क्या ये रूल्स बेस्ड पावर है? यंग शिनशिन ने सबको मैसेज भेजा, सच चान ले, ब्लैक टॉर्टस, तैयार हो जाओ। तभी बैटलफील्ड में गूंजती एक तेज आवाज आई, बूम। जमीन सडनली ओशन बन गई, क्योंकि माइमेटिक वायरस ने अर्थ को यकीन दिलाया कि वो पानी है। मिट्टी ने अपना रूप बदल लिया और बहने लगी जैसे समुद्र। सच ले और ब्लैक टॉर्टस तैयार थे। फैटी सू ने अपना 9 टूथ रेक उठाया और समुद्र पर मारकर कहा, इटर्नल फ्रॉस्ट। ठंड की लहरें म्यूटेंट्स को जमा देने लगीं। एलाइड फोर्सेस के बहुत से लोग इससे प्रभावित हुए। तभी समुद्र से एक बड़ा काला कछुआ यानी ब्लैक टॉर्टस स्पिनिंग टॉप की तरह निकलकर दुश्मनों पर टूट पड़ा। अचानक बैटलफील्ड पलट गया। यांग शिनशिन ने सबको कहा, दूसरे टीम को मारो मत जब तक वो खुद हमला न करे। ये एक वर्ल्ड क्लास म्यूटेंट टीम है और हमें भी नियमों का पालन करना चाहिए। इन्फिनिट कॉफिन के अंदर भी लड़ाई जारी थी। ऑलिव ने डेड सी स्क्रोल से जांग यी से बचाव किया और लिंग का शरीर जांग यी ने ऑलिव की तरफ फेंक दिया, लेकिन स्क्रोल की डिवाइन शील्ड ने उसे रोक लिया।